हे गाइस, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें मैथमेटिक्स में अब लगभग हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस पेपर को। ठीक है, 10 पेपर की सीरीज़ थी, तो ये है हमारा पेपर जो 8 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। मैं देखो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस शिफ्ट के माध्यम से आपको मोटा-मोटी सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करवा लूँगा कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो वो सारे क्वेश्चन हम अभी यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, ये जो सीरीज़ है, अगर आप इस वीडियो से देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हिंदी में जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में लिख कर लाता हूँ और बाकी जो उसका सॉल्यूशन है उसको समझाना है वो हिंदी में समझाता हूँ, ताकि दोनों माध्यम के स्टूडेंटों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो कि अंग्रेजी माध्यम के हैं, हिंदी माध्यम के हैं, ठीक है? तो ये आप सीरीज़ अगर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ एक और बात कि हम बेसिक तरीका ही यूज़ करेंगे, पर कैसे कम कैलकुलेशन का यूज़ करके आसानी से उसको बना दें, हम बेसिकली वहाँ यहाँ पर ये देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे ही पहले और भी वीडियोस डले हैं। तो देखो ये आपकी तैयारी में ही मदद करेगी। बेसिकली अगर आप इस तरीके से बनाना सीख जाओगे तो सारे सवाल बनेंगे आपसे, कम समय में बनेंगे। तो देखिए, ये मेरा पहला सवाल ये बोल रहा है व्हाट विल बी द इतना करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? तो सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं? तो जो नॉन ज़ीरो नंबर होता है, मतलब कि ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब ये ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा। अगर कोई नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब ज़ीरो से बड़ा वाला नंबर है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो क्या बोला है? करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट्स कौन-सा है? तो ये 0.00 तो है ही। अब यहाँ पे देखो 359, यहाँ पे है 359, ठीक है? 3 ही डिजिट तक बोला था, चौथा डिजिट नहीं बोला था। तो ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट। तो हम इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? ये सवाल देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ये बोल रहा है कि इफ tan f प्लस cot f इज़ इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर f प्लस cot स्क्वायर f। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं? तो हम यहाँ लिख रहे हैं tan f प्लस कॉट एफ इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रहे हैं, तो ये मेरा बन जाएगा tan स्क्वायर एफ प्लस कॉट स्क्वायर एफ प्लस 2 tan एफ इंटू कॉट एफ, ये 25 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये मेरा tan ये हमें चाहिए था, ये हमें मिल गया, ये एक्स्ट्रा पार्ट मिला है। देखो tan जो है ना वो कॉट का ही उल्टा होता है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आया? tan स्क्वायर एफ प्लस कॉट स्क्वायर एफ इज इक्वल टू, इधर 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 23। है ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन डी है मेरा 23। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएँगे। अब देखिए ये जो सवाल है, ये भी काफ़ी आसान सवाल है। इसमें करना क्या है? तो यहाँ पर बोला है कि 49 इंटू 17 जो है ना वो 833 होता है। तो बोला कि 0.0833 डिवाइडेड बाय 4.9 कितना होगा? देखो अब इसको यहाँ अगर भेज दिया तो ये क्या था? 833 था, ये 49, तो ये क्या हो गया मेरा 17, ये था। अब बोला 4.9, ये 4.9 कब बनेगा? जब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब इसको डिवाइड करने का मतलब है कि ऊपर मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर चलो 10 कर देते हैं, तो ये 4.9 बन जाता मेरा। दोनों साइड कर रहे हैं, बोथ द साइड, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये 0.0833 कब बनेगा? जब 1000 से डिवाइड करेंगे, तब ये क्या बनेगा? 0.0883। 4 है तो 4 नीचे लगाना पड़ेगा। 1 0 कट गया। यहाँ से आंसर निकल कर के आया तो 0.017 है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन डी है मेरा 0.017। तो हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएँगे। ये सब जो सवाल है ना वो समय आपका बचाता है बेसिकली। आप जल्दी से इसको बनाते हैं, टिक करते हैं तो आप उस सवाल पे समय दे सकेंगे जो एक्चुअल में समय ले रहा है आपसे। तो आइए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर टॉल बिल्डिंग ए द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोला कि 2 बिल्डिंग है भैया यहाँ पे। तो आइए बनाते हैं 2 बिल्डिंग, ये है एक बिल्डिंग, अब यहाँ पर ही एक और बिल्डिंग है। चलो ये है एक बिल्डिंग। बोला है कि इस ये 150 मीटर का है। अब यहाँ से ना एलिवेशन लग रहा है, ठीक है? बी के तरफ, और ये कितना 45 डिग्री का है।
तो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मान लें तो इतना पार्ट भी मेरा 150 हो जाएगा। तो ये एंगल है मेरा 45 डिग्री। अब बोला है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यहाँ से अगर ये ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन गया तो ये पार्ट मेरा 30 डिग्री, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये पैरेलल होता है। तो ये हो गया मेरा। चलो हम इसको x मान रहे हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्योंकि ये 45 डिग्री है तो मैं आपको बता दूं कि tan 45 डिग्री जो है ना, अगर हम इसको h मान रहे होते हैं, ठीक है, तो मेरा इस बिल्डिंग का हमसे पूछा था कि हाइट, टोटल हाइट कितना होगा। टोटल हाइट क्या होगा, h प्लस 150, यही तो होगा। अब tan 45 क्या होता है मेरा, h बाई एक्स होता है, tan 45 होता है 1, मतलब h जो है ना वो x के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको और कुछ नहीं x ही लिख सकते हैं। चलो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये बोल रहा है कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री वो क्या हो जाएगा 150 बाई एक्स। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, 150 बाई एक्स, यहाँ से x निकाल देंगे 150√3। अब देखो 150√3 अगर x का वैल्यू निकल गया है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो टोटल जो हाइट है बिल्डिंग का वो क्या हो जाएगा 150, नीचे था यहाँ पे 150√3 तो 1/√3, ठीक है। तो ये वाला आंसर जो ऑप्शन डी में है वो मेरा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि अ पर्सन ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर रीचेज ऑफिस 1 मिनट अर्ली। एक आदमी जो है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 1 मिनट पहले पहुंच जाता है ऑफिस। Whereas if driving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर द पर्सन रीचेज ऑफिस 3 मिनट लेट। अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता तो क्या वो 3 मिनट लेट पहुंचता। बोला व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द पर्सन इज कवरिंग, मतलब कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो चलो हमें नहीं पता तो हम डिस्टेंस को x मान लेते हैं। डिस्टेंस क्या है मेरा, x है। अब यहां पर डिफरेंस क्रिएट कितना हो रहा है, तो देखो 1 मिनट जल्दी पहुंच रहा है और ये 3 मिनट लेट। तो इन दोनों के जो स्पीड, यहाँ टाइम का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 4 मिनट का टोटल डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। अगर 1 मिनट इसका टाइम अगर निकालते तो ये 1 मिनट अर्ली हो गया था। इसमें कितना हो रहा था, ये 3 मिनट लेट हो गया था, तो 1 मिनट जल्दी 3 मिनट देर, तो टोटल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ 4 मिनट का। तो हम टोटल टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ डिस्टेंस कितना है मेरा x, तो x बाई 36, ठीक है, माइनस x बाई 42। आपको पता होना चाहिए कि छोटा वाला वैल्यू जो अगर नीचे डिनोमिनेटर छोटा हो तो वो बड़ा होता है वैल्यू वाइज, तो ये आगे लिखा जाएगा क्योंकि बड़े में ही छोटे को घटाते हैं। ये 4, तो ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी घंटे में चेंज कर देते हैं। ये 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, हम घंटे में चेंज कर दिए। अब देखो कैलकुलेशन तो है, पर हम क्या थोड़ा-सा आसान बना सकते हैं कैलकुलेशन को? तो बिल्कुल बना सकते हैं। 36 और 42 दोनों 6 के पहाड़े में जाता है तो 6 गुने 6, 6 गुने 7, तो ये 6 गुने 6 गुने 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो ये 36 है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 7x, अब ये मेरा 42 है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 6x। तो यार कितना आसानी से हमने क्या किया? छोटा कर दिया इस चीज़ को। अब नीचे 10 रखेंगे, क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में ही चाहिए हमें। कैसे चाहिए? डेसिमल में ही चाहिए। तो अगर डेसिमल में ही हमें चाहिए तो हम नीचे 10 रहने देते हैं, इसको हटाते नहीं हैं। तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा x, ये हो जाएगा मेरा क्या 42 इज इक्वल टू 4/10। अब 42 और ये मल्टीप्लाई होता ना तो देखो 8 देता, और यहाँ डेसिमल है तो 8 के पहले डेसिमल लग जाता। केवल एक ही ऑप्शन में था ऐसा 16.8, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम वहाँ टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पहले भी, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको बता दूं कि मैं वही बेसिक तरीका ही यूज़ कर रहा हूँ, बस थोड़ा-सा कैलकुलेशन में मदद मिल जाए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस पूरे सीरीज़ में क्या सीख रहे हैं बेसिकली, तो इस पूरे सीरीज़ में हम सीख रहे हैं कि कैसे हम ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर देते हैं। देखो, ग्रुप डी का पेपर ना थोड़ा-सा बड़ा होता है एग्ज़ाम इसका, क्यों? क्योंकि बहुत लोग अप्लाई कर चुके होते हैं, मतलब 1.5 करोड़ लोग देने आएँगे एग्ज़ाम, आपको उसमें से आगे निकलना है एग्ज़ाम लेने के लिए। तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव आपको दिखता ज़रूर है, पर सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। देखो उसको छाँटना है 1.5 करोड़ में तो क्वेश्चन बेसिकली वो टफ ही रखेगा, क्योंकि छाँटेगा कैसे वो फिर? तो वो टफ ही रखने वाला है।
तो यहाँ पर हमें अब क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। हम ऑप्शन भी देखेंगे, जहाँ छँटता है ना छाँट देंगे ऑप्शन, ठीक है? तो इस पूरे सीरीज़ में हम वही सीख रहे हैं बेसिकली कि कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके सीखें। ये बोल रहा है कि 15 एक्सपर्ट जो है ना, वो उतना ही काम करता है जितना 15 ट्रेनी करता है किसी गिवन टाइम पीरियड में, 25 ट्रेनी करता है। अब बोला है तो यहाँ पर मतलब हम निकाल लेते हैं चलो, ये 15 ट्रेन एक्सपर्ट जो है वो इक्वल है किसके, 25 ट्रेनी के। 5 से कटेगा, ये 3, ये 5, तो 3 एक्सपर्ट जो है वो 5 ट्रेनी के इक्वल है। चलो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे आगे जाके। बोला है अ पीस ऑफ वर्क डन इज़ टू बी डन बाय 8 एक्सपर्ट एंड 15 ट्रेनीज़। कोई काम जो है ना, वो 8 एक्सपर्ट और 15 ट्रेनी मिलकर खत्म कर देते हैं। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी ट्रेनी अलोंग साइड 11 एक्सपर्ट, कितने ट्रेनी होंगे, कितने के साथ, 11 एक्सपर्ट के साथ। तो वो उसी काम को उसी समय खत्म कर देंगे जितने समय में इन्होंने किया था। तो देखो, हमें निकालना क्या है, बेसिकली ट्रेनी निकालना है। हम यहाँ से अगर टी का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3/5 ई, ठीक है। अब यहाँ से 8 एक्सपर्ट था प्लस 15 ट्रेनी, अब ये बराबर है किसके, 11 एक्सपर्ट प्लस हमें नहीं पता, चलो हम एक्स ट्रेनी मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ गिवन टाइम है, गिवन वर्क है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कर रहे हैं MDH वाला फॉर्मूला अप्लाई कि M1 D1 H1 बाई W1 जो है वो इक्वल है M2 D2 H2 बाई W2 के। अब देखो यहाँ वर्क भी इक्वल है तो कट गया, टाइम भी इक्वल लग रहा है तो ये कट गया, तो बेसिकली अब हम यहाँ पर मैन पावर को ही इक्वल कर रहे हैं। चलो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसको अब क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपर्ट में। तो ये मेरा हो जाएगा 15 गुने 3/5 एक्सपर्ट, ये 11 एक्सपर्ट, ये x इंटू 3/5 एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट एक्सपर्ट हटा देते हैं। अब ये कट कर हो जाएगा मेरा 5, 3, 3 तिया 9, 9 और ये 17, ये 11 प्लस 3x/5। x क्या था मेरा, x वो नंबर देगा जितना ट्रेनी वहां पर काम करने आएगा। चलो ये हो गया मेरा यहाँ पे 6, 3x/5, ये यहाँ से आता 2, x का वैल्यू क्या आया 10। 10 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन ए है मेरा 10, हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोला इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 आर इक्वल। देखो इक्वल रूट्स में क्या होता है, मेरा जो डिटर्मिनांट है ना वो बराबर हो जाता है 0 के। डी का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाता है। डी मेरा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के इक्वल हो जाता है। ये है मेरा ए, इसका जो कॉफिशिएंट है वो है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब कि के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू 36 के स्क्वायर, तो के का वैल्यू क्या होगा +-6। आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया जा चुका है कि कब प्लस माइनस लगता है, कब सिर्फ प्लस लगता है। तो देखो अगर k इज इक्वल टू √36 आता ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि k का वैल्यू क्या है +6 है। पर के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अगर आए, ठीक है ऐसा, तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या होता है ±√36 मतलब +-6। ये कैसे आता है बेसिकली, चलो मैं ये भी बता ही देता हूँ आपको। ये बेसिकली के स्क्वायर माइनस 36 था इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा मेरा के प्लस 36, ये हो जाएगा के माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था मतलब के प्लस 6 के माइनस 6, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ दिया हमने, तो यहाँ से के का 2 वैल्यू निकल कर आ गया -6 और +6, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो जब भी के स्क्वायर को ऐसे करना हो तो प्लस माइनस लग जाता है, अगर ये पहले से इसी टर्म में होता तो ये केवल प्लस वैल्यू देता, ठीक है। क्यों प्लस वैल्यू देता, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका निगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स 15% पर एनम। देखो 2 साल के लिए अगर हम लिख रहे हैं ऐसा, ठीक है, तो आपको मैंने ये तरीका बताया था, ये 15%, ये 15%, 2 साल तो लगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली वो सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो हमने लिखा ना 15 + 15, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कब बन जाता है, ये
जब हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा देते हैं तो अब 2.25% यहाँ लग गया। इस पे 15% का और 15% लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट पे जब हम इंटरेस्ट लिख देते हैं ना, तब ये मेरा कंपाउंड, ये टोटल अब मेरा कंपाउंड बन जाता। क्या बन जाता? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये दोनों टर्म, ये पूरा टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब ये तीनों टर्म। हमें बोला डिफरेंस जो है ना भैया वो 180 है। तो जब हम इन तीनों को लिखें और उसमें इन दोनों को घटा दें तो ये टर्म तो एलिमिनेट ही हो गया ना। तो बस बचा मेरा कितना? इतना। तो 2.25% जो है ना, ये 180 के बराबर है। आया समझ में? तो अब आपसे सम पूछा है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या थी? 100% ही थी। तो हम 100% निकाल दें, तो मेरे यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? 180 2.25 गुने 100। चलो इस 2 ज़ीरो को हटा दें तो और 2 ज़ीरो चला जाएगा, 25 से जाता है दोनों, बिल्कुल। ये 4 बार में, ये 9 बार में, 9 से ये जाता है 20 बार में। चलो अब देखो ये 8 हो गया और 3 ज़ीरो लगा देंगे तो यहाँ पर 8000 है ऑप्शन में, बिल्कुल। तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएँगे। हम अभी सीआई नहीं निकालने लग जाएँगे, एसआई नहीं निकालने लग जाएँगे, थोड़ा-सा दिमाग का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो बोला है कि द नंबर डिफर बाय 2, 2 नंबर्स डिफर बाय 2, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ इज़ 100। 2 नंबर जो है ना वो 2 से डिफर कर रहा है। मतलब x एक नंबर है, एक y नंबर है, ठीक है? x बड़ा है, ठीक है? ये 2 से डिफर कर रहा है और दूसरा बोल रहा है कंडीशन कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब बताओ इससे आसान कुछ पूछेगा क्या वो? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, x प्लस वाई का वैल्यू हमें निकालना था, दोनों के बीच का सम। ये कटा, ये हो गया 50, x प्लस वाई कितना हो गया? 50 के बराबर। ऑप्शन सी में था 50, हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ये है मेरा 10वां सवाल। ये बोल रहा है कि टू नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:4। दो नंबर क्या है? 3x है, 4x है। अब तीन दोनों में ऐड किया गया, चलो ये तीन ऐड कर दिए। तो अब जो नया रेशियो बना ना वो 10:13 बन गया। अब देखो इसको बनाया जा सकता है, सबसे आसान तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू निकालो, फिर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हम बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ऑप्शन के थ्रू जाओ। ये 10 कब देगा? ये 10 तब देगा जब ये 10 के मल्टीपल बनाएंगे। तो 10 के मल्टीपल देखो कोई भी बड़ा नंबर नहीं है यहाँ पे। 10 का मल्टीपल कब बनेगा? तो 3 अगर घटा दें तो देखो ये 10 का मल्टीपल केवल यही बना रहा है डी। तो हम चलो चेक कर लेते हैं। 27, 27 प्लस 3 30 होता है, तो वो 10 का मल्टीपल है। 36, तो अगर ये वैल्यू 36 था प्लस 3 होता है 39। तो अगर ये मेरा 30 था, ये 39 था, दोनों कट रहा है 3 से, 10 बार में, 13 बार में, ये दिया 10/3। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी जो है मेरा वो सही है। देखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना भी नहीं पड़ा, थोड़ा सा दिमाग का यूज किए, बन गया। आइए ये सवाल देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि अ टैंक हैज टू इनलेट विच कैन फिल इट इन 6 आवर्स एंड 8 आवर्स। देखो दो इनलेट पाइप है, हम एक को ए मान रहे हैं, 6 आवर्स लगा रहा है, एक बी है मेरा वो 8 आवर्स लगा रहा है। बोला कि एन आउटलेट कैन एम्प्टी, आउटलेट मतलब वो खाली कर रहा है टंकी को। हम आउटलेट वाले में साइड में माइनस लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता लगे कि ये आउटलेट था। ये 10 घंटे लगा रहा है। बोला कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दे तो बताओ कि कितने देर में टंकी भर जाएगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एलसीएम मेथड आपको पता है कि हम बेस्ट तरीका होता है, पहले हमें निकाल लेते हैं कि कितना भरना है, फिर हर एक पाइप कितना यूनिट भर रहा है प्रति घंटे, फिर हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हम निकालेंगे तो 6, 8 और 10। देखो 6 वाले में 30 होता है, क्योंकि 10 है तो 10 के मल्टीपल वाला ही लेना पड़ेगा। तो 30 होता है, ये 40 होता है, तो 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 120। तो यहाँ पे 120 लिखे हैं। अब ये मेरा हो जाएगा 20 प्लस में, ये मेरा हो जाएगा 15 प्लस में, और ये मेरा हो जाएगा 12 माइनस में। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे ना 15 से, ये 3 हो जाएगा। 3 अगर जोड़ेंगे तो मेरा टोटल टाइम जो है वो क्या होता है? टोटल टाइम वो होता है टोटल वर्क डन, जो भी वर्क यूनिट है, डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी ये थी, ये 20 यूनिट भरता, ये 15 यूनिट भरता, ये 12 यूनिट खाली करता। टोटल टाइम कितना था मेरे पास? 120 यूनिट। तो 120/23।
अब देखो लास्ट में जिसके 23 है वो होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब उसमें भी ना ऊपर 120 बनना चाहिए, ठीक है। जैसे ही 23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 6 और ये 8 हो जाएगा, मतलब 6 3 जा क्या होता है 8, यूनिट प्लेस पे 8 होगा, प्लस 5 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। क्या 3 होना चाहिए यहाँ पे? नहीं। देखो तो ये नंबर 15, लास्ट में 5 होगा, प्लस 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो मेरा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको अब हम कैलकुलेट भी नहीं करने गए, हम यहीं से चेक कर लिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, वो आप पे है कि आप कैसे करना चाहते हो चेक। मैं तो बोलूँगा कि बहुत समय अभी आप प्रैक्टिस करो ऐसे ही सॉल्व करने का, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो मॉक्स बनाते हैं, तो सरकारी परीक्षा पे हमने अनलिमिटेड मॉक डाल रखे हैं, तो आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए वहाँ पे। ये बोल रहा है कि इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर रूम, एक स्क्वायर कमरा है, मान लो ये एक स्क्वायर कमरा है ये पूरा, ठीक है। साइड जो है ना वो 10 है। अब बोला है कि देयर इज अ स्क्वायर ऑफ टर्की कारपेट, अंदर में ना एक टर्की कारपेट लगा हुआ है, ठीक है। वो भी क्या है, स्क्वायर है सेंटर पे, एंड द रेस्ट ऑफ फ्लोर इज कवर्ड विथ ऑयल क्लॉथ, बगल वाला जो है ना सरफेस वो ऑयल क्लॉथ से ढका हुआ है। बोला कि द कारपेट एंड द ऑयल क्लॉथ कॉस्ट इतना रुपीज, कारपेट का 15 रुपया लग रहा है, ऑयल कॉस्ट का इतना रुपया लग रहा है, और इसने बोला कि जो टोटल कॉस्ट है ना वो इतना रुपया लग रहा है, ठीक है, 13,038.5 रुपए। तो आपसे बोला है कि बताओ कि कितना चौड़ाई होगा इसका, इसका चौड़ाई बेसिकली बताना है। चलो हम निकाल देते हैं। तो ये पूरा का एरिया क्या होगा, इस पूरे रूम का एरिया, तो पूरे रूम का एरिया 100 है, 10 × 10, साइड स्क्वायर होता है 100। अब हम चलो मान लेते हैं कि ये जो अंदर कारपेट लगा था ना इसका ए था साइड, तो ये उसका साइड क्या हो गया, ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या है ए स्क्वायर। और ऑयल वाले पार्ट का अगर हम निकालें तो बड़े वाले में अगर हम छोटा वाला एरिया घटा दें तो केवल ऑयल वाला पार्ट बच जाएगा, तो 100 माइनस ए स्क्वायर। चलो हमें तीन एरिया, हमें बेसिकली इन दोनों एरिया से मतलब है, एक ए स्क्वायर गुने 15 प्लस 100 ए स्क्वायर गुने 6.50। क्वेश्चन जो है ना वो यही बोल रहा है कि इन दोनों का जो ये टोटल कॉस्ट है, इसका कॉस्ट हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया से हम इसका कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल इतना पैसा लगा। तो अब आपको बताना है कि विड्थ कितना है। चलिए ये 15 ए स्क्वायर है, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 650 माइनस 6.5 ए स्क्वायर, ये 1338.50, ठीक है। ये कटेगा तो ये हो जाएगा 8.5 ए स्क्वायर, ये उधर जाकर माइनस होगा तो 650 अगर हम घटा दें यहाँ से तो ये निकल कर आएगा 0, ये 8 और ये 6, 680.50, ठीक है। तो 680.50, 688 है ये। अब देखो 8.5 से ये कटेगा कितने बार में, 81 बार में। ए स्क्वायर निकालना है यार, ए स्क्वायर कब निकलेगा, जब आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑप्शन जो है ना वो होल नंबर में है, होल नंबर में है ना, इसको छोड़कर, तो ये भी 1/2 मतलब उतना ज़्यादा फ्रैक्शन नहीं दे रहा है, मतलब जो ए स्क्वायर आने वाला है वो क्या आएगा, होल स्क्वायर ही आएगा। तब होल स्क्वायर आने का मतलब है कि इसको होल स्क्वायर बनना पड़ेगा। तो देखो 8 8 जा होता है 64, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। 8 9 जा होता है 72, ये 72 से छोटा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 81 का ही, ये 81 ही बनेगा कट के। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं 81 का, और अगर आप सॉल्व करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो 81 ही है। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 9। देखो अभी हमने केवल ए का वैल्यू निकाला, पर हमें निकालना क्या है, विड्थ निकालना है। तो विड्थ कैसे निकालते हैं, तो इसका जो विड्थ है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ निकाल कर, ये निकालेंगे 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये दोनों साइड, ये पूरा में ये घटा है ना,
तो ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया, ठीक है? तो इसको अब आधा भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें इस पूरे का काउंट को घटा दिए, तो ये हमारे पास विड्थ इतना है, पर ये जो अभी वैल्यू आता ना माइनस करके, ये दोनों साइड को बताता। इसका विड्थ और इसका विड्थ का सम को ही बताता, तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो यहाँ से आंसर निकल कर आ गया 1/2 मीटर। 1/2 मीटर है ऑप्शन में, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएँगे। ये सवाल बोल रहा है कि 18 पीपल कुड कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। 18 आदमी जो है 12 दिन में किसी काम को करता है। 4 दिन के बाद 2 लोग छोड़ देते हैं काम को, फिर बोला है कि हाउ मेनी डेज फ्रॉम टाइम द वर्कर लेफ्ट विल इट टेक टू कंप्लीट द टास्क नाउ। अब जो बचे हुए वर्कर थे ना, वो अब उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो फॉर्मूला बेसिक सा पता है कि M1 D1 H1 हम लोग यूज करने वाले हैं। तो 18 गुने 12 ये बराबर होगा 18 गुने 4, पहले 4 दिन कर लिया, अब 2 लोग छोड़ दिए हैं तो 16 लोग ही बचे। हमें नहीं पता टाइम कितना लग रहा है, तो x मान लिया। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ो, देखो ये 18 है ना, ये भी 18 है, मतलब कि हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। ये 4 भी दिख रहा है ना, ये 4 इंटू 3 होता है, तो हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे। 18 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 गुने x। तो यहाँ से हो गया 18 गुने 8 16 गुने x। ये कटा 2 बार में, ये कटा 9 बार में, x का वैल्यू आ गया 9। देखा, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा, आंसर मेरा यहाँ पर 9 था ऑप्शन बी में। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता आपको, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाने लग जाओगे ना, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे इस तरीके से, वो आसानी से बनेगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 19 गॉन इज। देखो नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। ये क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल किसी भी पॉलीगॉन में, यहाँ पर n क्या है, n जो है मेरा वो नंबर ऑफ साइड है। ये चीज याद आपको होना ही चाहिए, ये अगर याद है तो एकदम समय नहीं लगना था, नहीं याद है ना तो माथा पीटते रह जाओगे, नहीं बनेगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा मेरा, तो 19 गुने 19 माइनस 3 होता है 16/2, ये हो गया 8। अब देखो 9 और 2 लास्ट में ना 2 देता है यूनिट प्लेस पे, एक ही वैल्यू में 2 था लास्ट में 152। हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये बोला है कि अ पर्ल सेट ब्रोक विथ 1/8 ऑफ पर्ल फेलिंग इनटू द फ्लोर। एक क्या है, पर्ल मोती मूंगा जो भी होता है, ठीक है, जो आभूषण में यूज करते हैं ना हम लोग, छोटे छोटे पत्थर, जिसको हम मोती बोलते हैं, तो मोती को पर्ल बोला जाता है। तो उसका एक सेट था वो टूट गया, ठीक है। अब उस पर्ल में से 1/8वां भाग जो है ना वो जमीन पे गिर गया। 1/4 भाग जो है वो चेयर के अंदर चला गया। 2/5वां भाग जो है ना वो सोफे पे गिर गया, और बचा कितना, 18 बचा। तो देखो ये अगर इतना टोटल गिर गया है, कोई भी चीज अपने आप में फ्रैक्शनली क्या होती है, 1 होती है। हम यहाँ फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, फ्रैक्शनली ये 1 थे। ये किसके बराबर है, ये 18 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया, ये किसके बराबर है, तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ना ये 18 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये बचा हुआ पार्ट निकल रहा है, ये टोटल पार्ट गिर गया था, गिरने वाले पार्ट को अगर उस पूरे सम में से घटा देंगे तो बचा हुआ पार्ट निकलेगा। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बोला क्या है, यहाँ पहले क्वेश्चन जान लेते हैं क्या बोला है, क्या ये टोटल पार्ट बोला है निकालने। तो ये बोल रहा है कि स्टेइंग हाउ मेनी पर्ल फेल ऑन द ग्राउंड। ये बोला है कि ग्राउंड पे कितना गिरा है, मतलब ये टोटल नहीं निकालने बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उसका भी 1/8 निकालो। तो ये बात याद रखेंगे कि 1/8 निकालना है टोटल का। चलो ये मेरा हो जाता है यहाँ से 40, ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 8 दूनी 16, ये 18। अब देखिए इसको हम सम करते हैं, तो यहाँ से मेरा ये चलो 40 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये 40 18। यहाँ पर याद रखेंगे ये टोटल को हम x मान चुके हैं, ये x से ही निकाल लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं कि लास्ट में क्यों जोड़ा। x नंबर ऑफ पर्ल्स था यहाँ पर, ये है 9/40, x इज इक्वल टू 18। ये कटा 2 बार में, तो x का वैल्यू हो जाता है 80। अब इसका 1/8 निकालना है, मतलब कि 8 निकालना है, तो यहाँ से आ गया 10। तो 10 मोती जो है वो कहाँ जमीन पे गिर गया था।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 343। 343 जैसे हमने लिखा ना, ये ऐसा होता है क्यूब, ठीक है। 343 वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो ए क्यूब होता है। ये दिया हुआ है 343। ये बोला है कि दो ऐसे ऐसे क्यूब को एक साथ ज्वाइन करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ए का वैल्यू कितना आएगा, 7। ये 7 का क्यूब था, तो यहाँ से 7 है, तो ऐसा एक और क्यूब जोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया, तो अब देखो ये क्यूबॉइड जैसा बन गया है। ये हो गया मेरा 7 + 7, ये टोटल 14। ये पार्ट है मेरा 7, ये पार्ट है 7। तो अब हमारे पास लेंथ है 14, ब्रेथ है 7, हाइट है 7। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। 2 इंटू 17 चौके 98 प्लस 7 दूनी 7 गुने 7 49, फिर से 98। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यूनिट प्लेस से ना हम बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है मेरा। देखो ये 8 और 8 हो जाता 16, 16 और 9 हो जाता 5, लास्ट में 5 है, 5 को 2 से करेंगे 0 आएगा। आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखो ये तो बेसिक सा क्या है, बॉड मास का सवाल है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये मेरा हो जाता 1। अब ये दोनों कट हो जाता 16, 16 पचे हो जाता 80, और 80 में 21 जोड़ते तो हो जाता 101। 101 था ऑप्शन डी में। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सुंदर अर्न्स बाय अ कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस 10% ऑफ हिज इनकम गोज इनटू वैरिड कोर्स इन्वॉल्व रनिंग। देखो सुंदर जो है ना, वो एक कोचिंग क्लास कंडक्ट करता है, तो 10% जो उसका इनकम है वो कोचिंग क्लासेस इधर उधर चला जाता है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है 5 साल के इनकम का। आपको बताना है कि उसका जो वैलिड कॉस्ट था सुंदर का, उसका एवरेज कितना होगा टोटल। ये देखो ये डेटा जो है वो लाख में है, तो इसका 10% निकालेंगे। ये कितना है, 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% कितना होता है, तो 25,000। अरे पीछे से एक जीरो ही तो हटाना है। अगर एक जीरो और होता तो ये 2.5 लाख। 10% का मतलब होता है 1/10, तो पीछे से एक एक जीरो हटाते जाना है। अब ये कितना है, 3, तो ये हो जाएगा मेरा 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000। फिर क्या है 30,000, फिर क्या है 2.5 लाख, तो ये हो जाएगा 25,000। फिर क्या है 4 लाख, तो इसका 10% कितना होता है, 40,000। ये लिख लिया हमने। अब देखो लास्ट का 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 सबके पास कॉमन है। एवरेज वाले पार्ट से ना इसको हटा दो, लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। अब हमें अगर हम इसका एवरेज निकाल लिए तो निकल जाएगा, तो आसानी से निकाल लेते हैं। ये हो गया 60, 60 और ये होता है 40, 100 और ये 25, 50, तो 150। 1 2 3 4 5, 5 है, तो 150 को 5 से करेंगे तो आ गया 30। 3 जीरो हमने हटाया था, तो 3 जीरो जोड़ देते हैं, 30,000। 30,000 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी। टिक करेंगे, अगले आगे सवाल बढ़ जाएंगे। देखो ये सब ना मुंह जबानी बन जाता है, ठीक है। ज़्यादा आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। अगर आप कैलकुलेशन में फंसे, जोड़ने लग गए हैं, मल्टीप्लाई करने लग गए हैं, तो भैया समय तो लग ही जाएगा। तो थोड़ा-सा स्मार्ट अप्रोच रखते हैं। देखो इस तरह का सवाल ना अभी-अभी मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था। ये बोला है कि 31 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 713 होगा। तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया अगर हमें पता है ना कि 31 गुने 23 ये कितना है 713। 3100 कब बनेगा? जब हम यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तब ये 3100 बना मेरा। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे ना, तभी ये होगा। तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। 2 जीरो कटा, यहाँ से 3, तो 0.713। 0.713 है ऑप्शन डी में, तो टिक करेंगे, अगला सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। बोला है कि टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। टैप सी कैन एम्प्टी। इस तरह का सवाल अभी अभी हम बनाकर आए हैं कि ए और बी जो है वो 2 घंटा 8 घंटा लगाता है भरने में। सी खाली करने में कितना लगा रहा है, तो 4 घंटे लगा रहा है। तीनों टैप को एक साथ खोलेंगे, नल को एक साथ खोलेंगे तो कितना समय में वो भर देगा। तो फिर से वही करेंगे, ए जो है वो 2, बी जो है मेरा 8 और सी जो है मेरा वो 4। यहाँ साइड में माइनस जरूर लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे, कंफ्यूज ना हो लास्ट में कि भैया किस आखिर वहाँ निगेटिव वाला कौन था। चलो एलसीएम इसका क्या होगा, तो 2 4 8, इसका एलसीएम होता है 16। यहाँ से निकल कर आया 8, ये निकल कर आया 2, ये निकल कर आया 4, ठीक है। अच्छा 8 भी तो इसका एलसीएम हो ही जाता। चलो
16 पे ही हम देख लेते हैं। 4 घटाएँगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? अभी-अभी मैंने बताया था टोटल टाइम कितना होता है? तो टोटल टाइम बराबर होता है टोटल वर्क यूनिट, ये 16 है, बाय एफिशिएंसी। तो ये देखो यहाँ से ये निकल कर आ गया 6, ये काटेंगे, ये हो जाएगा मेरा 8/3। 8/3 है कहीं पे? बिल्कुल, ऑप्शन डी में 8/3 है, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएँगे। अब देखो ये काफ़ी बड़ा सवाल दिखने में तो है, तो हम जब भी सबसे बड़ा सवाल देखेंगे ना, हम पहले मार्क एज़ रिव्यू करेंगे, स्किप नहीं, मार्क एज़ रिव्यू। क्यों? क्योंकि वो कलर चेंज कर देगा वहाँ पर और फिर हम लास्ट में समय बचता है ना, तो हम जैसे अगर स्मार्ट अप्रोच से बनाते हैं, समय बच जाता है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को लास्ट में पढ़ेंगे कि क्या मेरे से तब भी बन पाएगा? तो आइए, देखिए ये थोड़ा-सा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा-सा दिमाग लगाना होता है आपको। ये बोल रहा है कि यू वांट टू डेकोरेट योर हाउस विथ 300 लाइट। आप चाहते हैं अपने घर को सजाना 300 बल्ब से और वो बल्ब क्या है 4 अलग-अलग कलर के हैं। 4 सेलेक्टेड कलर। यू ऑलरेडी आपके पास पहले से है 32 लाल रंग के बल्ब, 26 हरे रंग के बल्ब, 9 पीले रंग के और एक भी ब्लू रंग का नहीं है, ठीक है? बोला है कि ईच बल्ब कॉस्ट हर एक बल्ब का कॉस्ट कितना है? ₹15 है। बोला है कि आपको ना 20% का डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप 50 से ज़्यादा बल्ब खरीदते हैं सेम कलर के। एक ही कलर के 50 से ज़्यादा बल्ब खरीदोगे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा और 30% का डिस्काउंट मिलेगा तब जब आप 70 से ज़्यादा बल्ब खरीदते हो, 70 और 70 से ज़्यादा, ठीक है? नए रंग के, ठीक है? याद रखना नए रंग के बल्ब। तो बोला है कि हाउ मच वुड यू स्पेंड इफ यू डेकोरेटेड योर हाउस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बल्ब्स ऑफ ईच कलर। अगर आपको घर सजाना है तो आपको कितना पैसा खर्च करना होगा अगर बल्ब की संख्या जो है ना वो सेम है। तो सेम है मतलब कि अगर हम x मान लें कि एक बल्ब x है मेरा टोटल नंबर ऑफ बल्ब एक कलर का, तो ऐसा-ऐसा 4 बल्ब है, तो क्या हो जाएगा 4x। टोटल बल्ब कितना लगाना था 300, ये कटा 75। मतलब कि हमें 75 हर एक के 75 बल्ब चाहिए। अब देखो यहाँ पर सीन क्या हो रहा है ना कि रेड बल्ब जो है ये कितना है? तो रेड बल्ब हमें चाहिए 75 थे, पर मेरे पास ऑलरेडी 32 प्रेज़ेंट हैं, तो अब ये 3 ये 4 43 बल्ब ही हमें खरीदने हैं। ऐसे ही अगर हम ग्रीन की बात करें, तो 75 बल्ब चाहिए पर हमारे पास 26 हैं, तो हमें खरीदने कितने होंगे? तो ये हो गया 9 49। अगर हम येलो की बात करें, तो ये 75 माइनस 26 75 माइनस 9 तो ये हो जाता 66। और अगर हम ब्लू की बात करें, तो ब्लू हमारे पास है ही नहीं, तो ये 75 के 75 ही खरीदने होंगे। अब हर एक को खरीदने में ना ₹15 लग रहे हैं, तो चलो हर एक को खरीदने में 15 तो 43 और इसको अगर हम इन दोनों का सम कर दें, ये हो जाएगा मेरा यहाँ से 92। ठीक है? तो ये आ गया 92। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना डिस्काउंट नहीं लग रहा, 50 से ज़्यादा होने पे ही डिस्काउंट मिलेगा। तो ये दोनों तो डायरेक्ट हो गया, तो ये 92 गुने ₹15। अब इस पे ना डिस्काउंट मिलेगा, कितना 20% का। क्यों? क्योंकि सेम कलर के बल्ब हम 50 से ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो 66 गुने 15 और डिस्काउंट लगा दें तो ये 80% बन जाएगा अपने पूरे का, प्लस ₹75 75 बल्ब खरीदने में ना हमें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नया बल्ब है, ठीक है? सारे के सारे क्या नए कलर के बल्ब हैं और जो पहले खरीद लिया था उससे ये नए कलर के बल्ब है और 70 से ज़्यादा नंबर्स में भी हैं। तो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमें इस पे, तो ये 30% का डिस्काउंट मतलब होता है 70%। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। जो कटता है ना काट देते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 4। 1 0 1 0 कटा, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 2। अब देखो पॉइंट में तो आंसर रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 3/2 आ गया है, तो ये पॉइंट में ही आंसर देगा। मतलब कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है? ये दोनों नहीं होगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 92 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 920 और 920 को आधा कर दें तो ये हो जाता 460।
ठीक है, आपको बताया तरीका सॉल्व करने का। 10 और 5 में तोड़ लिए हम इसको, पहले 10 से किए तो 920 हो गया। 5 क्या होता है? 10 का ही आधा होता है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 0, 8, 3। यहाँ से निकल कर आया 1380 प्लस, अब देखो ये 12 है तो 66 और 12, चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, नहीं तो इसको इस तरीके से ही बना सकते थे। 66 तो 10 में तोड़ते तो 660 और 12 तो इसी का 12 तो 132 हो जाता। तो दोनों को जोड़ लेते हैं। इसको चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, 2, 7, 2, 9, 7, 792 आ गया यहाँ से। अब 75 और क्या 1.5 है, तो 75 और 1.5 1/2 होता है ये। अच्छा, यहाँ पर 7 भी है बचा हुआ, ठीक है, ये नहीं भूलना है कि 7 भी है, तो ये 21/2 हो जाएगा। तो 75 गुने 21, 21/2 को हम बोल सकते हैं यहाँ पर 22, अगर ये होता तो 11, तो 10.5, 75 गुने 10.5, 10 जैसे ही करेंगे ना तो ये 750 हो जाएगा। चलो हम पॉइंट बाद में देखेंगे। इन दोनों के बीच ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा का है, 300 का है, तो आंसर आना होगा तो इसी पे आ जाएगा। ये पॉइंट वाला वैल्यू कोई मतलब नहीं है, पॉइंट तो हमने ये एलिमिनेट करने के लिए निकाल लिया। अब देखो 700, चलो हम इसको 800 मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको 700 मान ले रहे हैं तो 1500 होगा, ठीक है, ये 50 है, 1550। ये अगर यहाँ पर हो जाता 0, ये 4, ये 8, ये 2, ये दिख रहा है, ये वैल्यू इससे भी और बड़ा था। तो अगर इससे और बड़ा था तो ये जो मेरा 2959.50 है ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने वहाँ पर क्या करना है, 0.5 भी करना है मल्टीप्लाई। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग पाई डायग्राम shown the information about different types of cloth material produced in a company XYZ in 2015। बोला if the total fabric produced is, ठीक है, 1.5 लाख टन, ठीक है। अब बोला है कि इन द ईयर 2015, बोला है कि कितना फैब्रिक जो सैटिन का है ना वो यूज होगा 2015 में यूज हुआ। तो ये देखो ये डेटा है 2015 का, ये डेटा है, इसमें टोटल जो था वो 1.5 लाख टन हमने 2015 में यूज किया था अलग अलग फैब्रिक को मिलाकर। अब आपसे पूछा है कि सैटिन कितना है, तो सैटिन कितना है भैया, केवल 5% है, तो 5/100 गुने कितना टन, तो 1.5 लाख टन। 20 20 कट गया, 15 पचे 75, 7500। ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन ए है मेरा 7500, हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़े। ये बोला था डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर एट प्रॉफिट 10% एंड 14% इज 27, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। देखो सीपी 10% प्रॉफिट होने का मतलब है 110% हो गया ये सीपी का, 14% का मतलब है कि 114% हो गया ये सीपी का। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना ये 27 है, तो 4% जो है ये मेरा 27 के बराबर है, तो 100% ही होता है सीपी कोई भी चीज़, तो ये 27 गुने 100 कैसे बनता है, ये तो 25 मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी 25 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये दोनों तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7 और 5 है यहाँ पे, मतलब ये लास्ट में 5 देगा ही। अब देखो 25 गुने 25 625 होता है, ये उससे ही बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि यही 625 से बड़ा था, ठीक है। तो हम ज़्यादा कैलकुलेट भी नहीं किए, मेरा बन गया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि आप वेंडर बाय पेंसिल एट ₹25 पर डजन, 12 पेंसिल जो है ना ये 25 रुपए में बेचता है, मतलब खरीदता है, और 5 पेंसिल को ये बेच रहा है 12 रुपए में। आपसे बोला है कि लॉस और प्रॉफिट बता दो भैया कितना हो रहा है। हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो मान लो अगर इसको 5 किए, इसको 12 किए, तो इधर भी क्या करना होगा, 5 करना होगा, इधर 12। अब हम इन दोनों का नंबर इक्वल कर दिए कि 60 पेंसिल कितना में खरीद रहा है ये, तो 60 पेंसिल ये खरीद रहा है 125 रुपए में, और 60 पेंसिल बेच कितने में रहा है, तो ये बेच रहा है 144 रुपए में, ठीक है। दिख रहा है कि फायदा हो रहा है, तो ये लॉस हट गया, ये भी लॉस हट गया। अब यही दोनों में से एक होगा, कितने का फायदा हो रहा है, तो 19 रुपए का।
कितने पे? 125 रुपए पे। ठीक है, तो ये है मेरा प्रॉफिट परसेंट। ये 5 बार में, ये 4 बार में। तो अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये जो है ना, पॉइंट में ही देगा आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं देगा। चलो फिर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 76/5%। अब देखो ये 15 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहां से 15.2% गेन। अगला सवाल है मेरा कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर एक्स एंड वाई। देखो दो प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जिस जो केवल अपने से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो। ठीक है, और किसी से नहीं, केवल दो ही फैक्टर होता है उसके पास। तो जब उसका और कोई फैक्टर है ही नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो कोई भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वन, क्योंकि वन ही उन दोनों के पास है कॉमन टर्म एक। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। इरेशनल पता है ना कैसे, जो रूट के अंदर रह जाए वो होता है इरेशनल, जो रूट से पूरा पूरा निकल जाए वो होता है रेशनल। अब देखो 6 है, अगर यहाँ 6 जीरो होगा ना तो ये रूट से निकल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये रेशनल है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ नहीं होने का मतलब है कि ये 2 है, तो 2 है मतलब कि पेयर में निकलेगा ये। तो क्या ये पेयर में निकल रहा है? 1 2 3 पेयर में निकल गया, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर है 4, तो ये 4-4 के देखते हैं 4-4 में निकलता है क्वाड्रुपल में कि नहीं, कि 1 2 3 4, ये 4 में निकल जाता, पर ये 2 बेचारा अकेले अंदर फँस जाता। ठीक है, तो 2 जब अकेले ऐसे फँस जाए तो यही आंसर मेरा क्या है? इरेशनल है। क्योंकि यहाँ देखो 3, तो ये 3-3 का पेयर बना के निकल जाता, तो ये भी नहीं हो सकता था। तो केवल ऑप्शन सी ही था जो कि अंदर फँस रहा था, तो वो इरेशनल है। देखो जो रूट के अंदर रह जाता है ना कोई भी टर्म, तो ये इरेशनल होता है, क्योंकि वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है, वो पी वाई क्यू का फॉर्म तुरंत बना देता है, और ये नंबर जो है वो पी वाई क्यू का फॉर्म नहीं बना पाते। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि अर्जुन टेक्स 5 आवर्स टू स्विम अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर, वेयर एज ही टेक्स ओनली 2 आवर्स टू स्विम डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ अर्जुन। अब देखो टोटल स्पीड, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? धारा के विपरीत दिशा में बहना। तो जब विपरीत दिशा में बहते हैं ना, तो हमारा जो स्पीड है वो घट जाता है। तो हम अगर अर्जुन जो स्टिल वाटर में तैर रहा था उसके स्पीड को एक्स मानते हैं, और वाई किसको माने हैं? धारा के स्पीड को। तो ये है एक्स और वाई। तो अपस्ट्रीम अगर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई। ये किसके बराबर होगा? ये स्पीड है, तो 40/5, 40/5 क्या होता है? 8। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम अगर लिखना था तो ये डाउन स्ट्रीम होता है धारा के साथ बहना, तो ये 20/2 मतलब ये 10। बोला क्या है? अर्जुन स्टिल वाटर में कितना तैरेगा, कितने के स्पीड से। हमें एक्स ही चाहिए, तो चलो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 18, ये यहाँ से निकल कर आ गया 9, तो x इज इक्वल टू 9। तो ये है मेरा 9 किलोमीटर पर आवर। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल ना थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं है। बोला है कि इफ 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 3 लीव्स रिमाइंडर 35, 35 रिमाइंडर छोड़ता है। अगर 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को हम डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से, तो 35 रिमाइंडर छोड़ता है। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था, तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है ना, और इतना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 3 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये 35 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू इस वाले में पुट करते हैं x में, तो यही कहता है मेरा रिमाइंडर थ्योरम। अगर फैक्टर थ्योरम होता तो ये जीरो के इक्वल हो जाता। अगर ये बोलता ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर नहीं बचना, तो वो जीरो के इक्वल हो जाता। x का वैल्यू पुट, 3 का वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस ए। अगर बोला है कि ये क्या डिवाइड कर रहे हैं, तो एफ ए जो है ना, यही मेरा रिमाइंडर होता है। तो देखो यहाँ पर x माइनस ए का ही टर्म लिखा जाता है, तो ये x माइनस है, तो मतलब यहाँ पर हम 3 यूज करेंगे। ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया मेरा 18 प्लस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 35। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है, चलो इसको और सॉल्व कर ले क्या। 3a प्लस बी, 18 अगर घटा देते हैं तो ये हो जाता मेरा 7, ये हो जाता 17। 17 ही हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल। चलो
दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि अगर इतना टर्म जो है उसको भी 3x/3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना 29 छोड़ेगा। तो यहाँ से ये हो गया मेरा 18 प्लस 3b प्लस a इज इक्वल टू 29। चलो सॉल्व कर लें। 3b प्लस a इज इक्वल टू 11 आ गया। पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी तो निकालना आसान है भैया, ये है। अब देखो एलिमिनेट करने मत लग जाना, a प्लस बी ही चाहिए ना। देखो यहाँ पर 3a है, यहाँ पर अकेला a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 3b, तो दोनों को जोड़ दो। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 17 था, 3b प्लस ए इज इक्वल टू 11 था, दोनों को जोड़ेंगे तो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। 4 से इसको काट दो तो 7। a प्लस बी किसके बराबर है? 7 के बराबर है, तो हम यहाँ पर 7 को टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ ये मेरा अंतिम सवाल था इसमें। तो आपने देखा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही मतलब कि प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आरआरबी ग्रेड, ये जो रेलवे ग्रुप डी है उसमें। और आपको पता है कि आपको प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो आप सरकारी परीक्षा पे जाइए, अनलिमिटेड मॉक प्रैक्टिस में लीजिए। जितना मॉक आप लगाओगे ना उतना ज़्यादा आप ये जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को लेकर वो और बेहतर होती जाएगी, आप ऑप्शन के थ्रू बना दोगे। तो थैंक यू।